या ये बस ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, फैक्ट ये करने की, तो मतलब अप्रोच तय करने की, अगर वो हिंदी में बता सके, क्योंकि हम लोग एक बड़ी बात हो रही है इसमें, तो थोड़ा अगर इसको बता सके हिंदी में अच्छा रहेगा कई लोगों को थोड़ा। हिंदी के साथ थोड़ा अन्याय तो हो रहा है। मेरा मेरा हाफ प्रेजेंटेशन भी टाइम की वजह से नहीं कर पाया मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग ज्यादातर अंग्रेजी वाला भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदी में रफली बहुत सारे जो सवाल आए हैं उसमें इन्हीं इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं किसी सवाल के जवाब के रूप में मैं नहीं बोल रहा हूँ, जवाब सभी चीजों के मेरे पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए फ्रूटफुल ये होगा कि हम लोग बहस आगे बढ़ाएं। और उस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं यहाँ पर, कि जो हमें एटीट्यूड तय करना है रिलीजन के बारे में और रिलीजन की हिस्ट्री के बारे में, हम अपना एटीट्यूड कैसे तय करें। और उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा था वो समझाने के लिए कि एक एक्सियल एज का कॉन्सेप्ट आया, एक्सियल एज, एक्सियल रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कहा गया एक फिलोसफर जास्पर्स के द्वारा कि 8वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसा पूर्व के 500 सालों के अंदर दुनिया के विभिन्न इलाकों में अलग अलग सभ्यताएं जो एक दूसरे के बारे में जानती नहीं थी, एक दूसरे से असंबद्ध वहां कुछ रिवोल्यूशन उन 500 सालों के अंदर हुए, जिसमें एक टोटली नए प्रकार का कॉन्सेप्ट सामने आया और एक टोटली नए प्रकार की फिलोसफी और आइडियोलॉजी सामने आई। उसमें 3 एक्सियल सिविलाइजेशंस का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है, चाइना का, भारत का और ग्रीस का। ग्रीस के बहाने पूरे वेस्ट का, और बाद में उसको क्रिश्चियनिटी में भी एक्सटेंड किया जाता है, और उसके कुछ एस्पेक्ट इस्लाम में भी बाद के पीरियड में देखे जाते हैं, जो एक्सियल एरा के बहुत बाद में थे लेकिन एलिमेंट्स उसके थे। एनीवे डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि पहली बार ऐसे प्रॉफिट्स आए, ऐसे फिलोसफर्स आए, ऐसे करिस्मेटिक लीडर्स आए जिन्होंने कहा कि एक पारलौकिक दुनिया है, और पारलौकिक दुनिया जो है आदर्श दुनिया है, और पारलौकिक आदर्शों के आधार पर हमें इहलौकिक दुनिया, इस दुनिया जिसमें हम रहते हैं, इस इसका इसकी नैतिकता और जीवन दर्शन और जीवन व्यवहार, आचार व्यवहार उसके आधार पर तय होना चाहिए। यानी पारलौकिकता जिसका इंसाइट उन प्रॉफिट्स को मिला, उन लीडर्स को मिला, उन रिलीजियस लीडर्स को मिला, या उन फिलोसफर्स को मिला, उन उसके आधार पर यह लौकिक दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते हैं, पार्थिव दुनिया के अंदर की नैतिकताओं, जीवन शैलियों इत्यादि को निर्धारित करने का मॉडल जो है वो पारलौकिक होगा। पारलौकिक का जो मॉडल था वो उसी में से स्पिरिचुअलिटी पैदा हुई, उसी में से आदर्श पैदा हुआ। और ये बात क्यों कही गई कि ये एक रिवोल्यूशन था, क्योंकि ज्यादातर सारी दुनिया में फैले हुए जो छोटे छोटे समूह, समुदाय और जीवन रूप थे, उन सभी के पास आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन सभी के पास अपना अपना धर्म था, लेकिन उसको वो धर्म कहते नहीं थे। धर्म बाद के नो बाद की टर्मिनोलॉजी है। वो उनके जीवन का हिस्सा था, उनके जो विश्वास थे और उनके जो मूल्य थे, उसमें फर्क करना मुश्किल था कि कौन सा एक एक क्या कहते हैं आइडिया है और कौन सा प्रैक्टिस है। सब कुछ प्रैक्टिस था। तो धर्म जो था वो जीवन के प्रैक्टिस का अभिन्न रूप था, अलग से किसी आइडिया के रूप में धर्म को पहचाना नहीं जाता था। उसमें कोई धार्मिक, कोई कोई कम्युनिटी का गुरु हो सकता था, कोई कोई हीलर हो सकता था, कोई एडवाइजर हो सकता था, लेकिन जिसको ज्यादा उन चीजों के बारे में ज्यादा पता हो और जो लोगों को मदद कर सके जीवन जीने में, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई अलग से वैसा खुदा नहीं था, खुदा का एक खुदा वर्सेस दूसरा खुदा नहीं था उसमें। तो उस तरह का जो जो क्या कहेंगे कि एक तरह की आदि रूप, जीव आदि आदिवासी जीवन रूप था, जिसमें धर्म को जीवन से अलग करना असंभव था। उसके बरक्स ये एक एक्सियल सिविलाइजेशन की कल्पना की गई, और हमेशा बहस ये होती है हम एटीट्यूड कैसे तय करें। तो हम लोग जो विभिन्न प्रकार के आइडियाज और आइडियोलॉजीज के मानने वाले हैं, स्पेशली मान लीजिए कि हम मटीरियलिस्ट हैं और हम मार्क्सिस्ट हैं, या हम बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों के, दलित आंदोलन, स्त्री आंदोलन के अंग हैं, उनको मानने वाले हैं, तो हम अक्सर ऐसे
लार्ज स्केल एब्स्ट्रैक्ट धार्मिक आइडियोलॉजीज के खिलाफ खड़े होते हैं, जिन धार्मिक आइडियोलॉजीज को, जिन एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिचुअलिस्टिक आइडियोलॉजीज को हम दुनिया को बेवकूफ बनाने का तरीका मानते हैं, या ऑप्रेस्ड क्लासेस या रूल्ड क्लासेस, नीचे दबे क्लासेस और तबकों को दबाने वाले सोशल ऑर्डर को चलाने के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखते हैं। तो हम मटीरियलिटी का पक्ष लेते हैं, हम जीवन का पक्ष लेते हैं, हम धर्म के खिलाफ होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ होते हैं। मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस तरह से एटीट्यूड तय करते हैं। लेकिन और हम इसको रद्द नहीं कर रहे हैं, इसके पक्ष में आर्गुमेंट है, लेकिन उसी के साथ दूसरे प्रश्न खड़े होते हैं कि जो जीवन रूप हैं, इस तरह के जीवन में धंसे हुए जीवन रूप हैं, ऐसे मानने वाले समाज क्यों नहीं अपने समाजों को इस तरह से इस रास्ते पे ले जा सके कि मान लीजिए किसी वजह से कोई एक्सियल, या आज के जमाने में कोई आधुनिक, कोई कोई तथाकथित वैज्ञानिक, वो कहेंगे तथाकथित वैज्ञानिक और पूंजीवादी आधुनिक रूप पैदा होता है और सबको रौंदने लगता है, तो सब रौंद क्यों दिए जाते हैं? अगर ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो मान लीजिए कि छोटे छोटे समुदायों में और ग्रास रूट समुदायों में हजारों साल से जीवन जीने की एक परंपरा और एक तरीका है जो किसी न किसी वजह से कायम है, और उसको कोई आधुनिकता की या विज्ञान की या एक्सियल ट्रांसेंडेंटल प्रॉफिट्स की के बड़े रिलीजन की, किसी क्रिश्चियनिटी और किसी इस्लाम की आंधी आती है और उन धरती पर स्थित छोटे समूहों में स्थित जीवन रूप को बहा देती है, उड़ा देती है उस आंधी में। तो जो लोग उड़ा दिए गए वो क्या करेंगे? वो अत्याचार की शिकायत करेंगे? कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि अगर अत्याचार हुआ तो। लेकिन कभी ना कभी ये प्रश्न तो भी पूछना पड़ेगा ना कि क्यों इन बड़ी आंधियां क्यों पैदा होती हैं, और वो बड़े आंधियां इन छोटे पौधों को क्यों उखाड़ देती हैं? आई मीन ओके, ये मेटाफर बहुत अच्छा नहीं है, छोटे पौधे आंधियों में नहीं उखड़ते, बड़े पेड़ आंधियों में उखड़ते हैं, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। तो मतलब ये क्यों रौंद दिए जाते हैं? तो कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा लोकल बिलीफ सिस्टम, लोकल लाइफ फॉर्म इतना फैलता गया हो जिसने इस अत्याचारी बड़े लाइफ फॉर्म का लोहा लिया हो, उसको रोक लिया हो, जिसने सारे लोकल और स्मॉल लाइफ फॉर्म से स्मॉल रहे, और इवेंचुअली पहले एक्सियल सिविलाइजेशंस ने, बड़े रिलीजन्स ने उनको बुहार दिया, और आज के जमाने में मॉडर्निटी ने उनको बुहार दिया। तो हम शिकायत ही नहीं करते रहेंगे ना। तो हमें ये किसी न किसी दिन पूछना पड़ेगा ना कि एक्सियलिटी में या मॉडर्निटी में वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से वो सभ्यता को, संस्कृति को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाती है, हालांकि ऊंचे स्तर पर ले जाते हुए रास्ते में बहुत उत्पात भी मचाती है, रास्ते में बहुत वायलेंस भी करती है, रास्ते में बहुत चीजें उखाड़ती फेंकती भी है। नो, लेकिन कोई दूसरा एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो ऊंचाई पर ले जा सके। और उसको आप, हो सकता है कि ऊंचाई ना माने, आप कहें कि आप जिसको ऊंचाई मानते हैं वो ऊंचाई नहीं है, जो हजारों साल से अपने लोकल जीवन शैली जो स्थित थी, जिसने बड़े स्केल का वायलेंस नहीं किया, अगर ऐसा स्वर्गीय कोई लोकल कम्युनिटी थी भी, तब भी ऐसी स्वर्गीय लोकल कम्युनिटी या आदर्श लोकल कम्युनिटी हमेशा उखाड़ दी जाती है किसी बड़ी सभ्यता की आंधी के द्वारा। तो फिर कुछ हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा ना कि ये क्यों उखाड़ दी जाती है। हम शिकायत ही नहीं करते रहेंगे ना। हम कोई बड़ा बड़ा दुनिया भर का कानून नहीं बना सकते ना कि कोई भी छोटी सभ्यता, कोई भी बड़ी सभ्यता छोटी सभ्यता को ओवर पावर नहीं करेगी। आप कैसे ये कानून लिख देंगे कि कोई भी बड़ी सभ्यता जो है वो छोटी सभ्यता पर हेजेमनी नहीं स्थापित करेगी? तो ये एक टेढ़ा सवाल है, और जिसमें हमें ये सोचना पड़ता है देर सबेर कि किस वजह से छोटी सभ्यताओं का अंत होता है। बड़े समय तक जिंदा होने के बाद जब भी उनका सामना बड़ी सभ्यताओं से होता है तो उनका अंत होता है। बड़ी सभ्यताओं की ताकत कहां से आती है? और इस संदर्भ में हमें यह पुनर्विचार करना पड़ेगा कि छोटी सभ्यताओं का जीवनस्थता, शरीरस्थता, भौतिकस्थता, भौतिकता, जिसको हम श्रेयस्कर मानते रहे हैं, और बड़ी सभ्यताओं के फिलॉसफी,
दर्शन, आदर्श, पारलौकिकता, एलिटिज्म, वैनगार्ड, प्रॉफिट्स, इन सबको हम प्रॉब्लमेटिक मानते रहे हैं। लेकिन सारे एग्जाम्पल अगर ऐसे हों कि बड़ी सभ्यताएं उस रास्ते आई हैं और सारी सभ्यताएं जो मिटाई गई या मिटाई जा रही हैं वो छोटे वाले रास्ते से आती हैं, तो हमें अपना कोई उपाय तो ढूंढना पड़ेगा ना, कि वायलेंस भी ना हो, किसी को उखाड़ भी ना देखा फेंका जाए, जबरदस्ती, लेकिन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जो हमारी सभ्यता को, हमारे समाज को अधिक ऊंचाई तक ले जा सके। और इस संदर्भ में भक्ति आंदोलन की चर्चा हमें करनी पड़ेगी। भक्ति आंदोलन, अब मैं थोड़ा थोड़ा जो झुकता हूं स्पिरिचुअलिटी की, एक्सियालिटी की, ट्रांसेंडेंटालिटी की, वैनगार्ड की, एलीट की, ऊपर से आने वाले उच्च संस्कृति की तरफ अगर मैं झुकता हूं, क्योंकि वो अस्थाई सिद्ध होती है, वो विजयी सिद्ध होती है, तो उस संदर्भ में बिना किसी छोटी सभ्यता के खिलाफ गए और उसे मिटाए बिना, हमें ये पहचानना तो पड़ेगा ना कि बड़ी सभ्यता क्यों बड़ी सभ्यता बनती है, और भक्ति आंदोलन जो हमारे यहाँ 1000 साल तक चला, वो उसको हम किस खाने में लाजली रखते हैं। तो वो बहस का मुद्दा है, वो हमने कहीं पढ़ा नहीं है। ये चूंकि मैं खुद अपने छोटे दिमाग से अपने तय सोच रहा हूं कि भक्ति आंदोलन को किसी ने और ने नहीं कहा है, मैं कहता हूं, मुझे लगता है कि भक्ति आंदोलन काउंटर एक्सियल है, एक्सियल नहीं है, काउंटर एक्सियल है। तो ये इस यहां पर मैं बहस को ले जाना चाहता हूं, और उस रूप में भारत के सभ्यता के रूप में पिछड़ेपन का, गिरने का, बार बार हारने का, और हजारों साल से उन्नत सभ्यता रहने के बावजूद इसके वाकई एक उन्नत सभ्यता न बन पाने का, और जितना भी हमने सीखा है, जो हम आज मॉडर्न एज में अडॉप्ट कर रहे हैं, वो साइंस हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे हाई लिटरेचर हो, वो भक्ति आंदोलन की नकल से नहीं पैदा होता है, वो मॉडर्निटी की नकल से पैदा होता है। ये जो हमारी मजबूरी बनती है, उसमें हमें इस मिलेनियल स्केल पर उस भक्ति आंदोलन के बारे में हमें एक प्रॉब्लमेटिक पोजीशन लेनी पड़ती है, प्रॉब्लम की पोजीशन लेनी पड़ती है, कि भले ये भक्ति आंदोलन लोकस्थ रहा हो, लोगों के द्वारा स्वीकार्य रहा हो, लोगों के जीवन रूप के नजदीक रहा हो, और भले ही वो एक तरफ ब्राह्मणवाद से लड़ रहा हो, जात व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हो, भले ही वो बहुत सारे सुधार भी पैदा कर रहा हो तांत्रिकों के खिलाफ, तरह तरह के प्रॉब्लमेटिक प्रैक्टिसेस के खिलाफ खड़ा हो रहा हो, हालांकि पूरा खत्म नहीं किया और उसमें उसको अडॉप्ट करना पड़ा उन्हें, वो अलग से, वो डिटेल का बात है। लेकिन भक्ति आंदोलन एक तरफ तांत्रिकों के भी खिलाफ था, योगियों के भी खिलाफ था, गलत सलत, जो आज हमें गलत सलत लगता है, उन प्रैक्टिसेस के भी खिलाफ था। यानी एक तरह का स्पिरिचुअलिटी ले आ रहा था, लोक सुलभ स्पिरिचुअलिटी, मासेज की स्पिरिचुअलिटी ले आ रहा था, और फिर भी उसका स्वरूप ऐसा था कि उसमें से कोई दर्शन नहीं पैदा हो सकता था, कोई सेपरेट थियोलॉजी नहीं पैदा हो सकती थी, कोई दार्शनिक विमर्श नहीं पैदा हो सकता था, और कोई आइडियोलॉजी का और कल्चर का एडवांसमेंट नहीं हो सकता था। ये प्रॉब्लमेटिक, यानी जो अपने जमाने में प्रोग्रेसिव रोल प्ले कर रहा था ब्राह्मणिज्म और कास्ट सिस्टम के खिलाफ, वो 1000 साल के पैमाने पर आज मॉडर्न पीरियड से कन्फ्रंट होते हुए वो एक रुकावट भी लगता है। यहां तक मैं अगले सेशन में बहस को ले जाना चाहता हूं। इस संदर्भ में बहुत सारे सवाल जो पैदा हुए हैं उनको कंटेक्चुअलाइज मैं करूंगा, मैं बहुत सारी चीजें छूट गई हैं लेकिन। मेरे लिए एक सवाल रहता है कि वो शंकराचार्य को, जैसे हम सब बाइनरी में देखने के आदि आदि हो गए हैं, तो शंकराचार्य के बारे में भी हम लोगों का एक खास तरह का एक इवैल्यूएशन रहता है कि वो रिएक्शन के, मतलब जनरली जो भी हम कहते हैं मायावाद के बारे में, उसके बारे में, या लेकिन कैसे उनको देखा जाए, मैं थोड़ा अभी कंफ्यूज हूँ। कैसे एक पहले आसान था देखना, अब कैसे देखा जाए आज की तारीख में, हम कैसे टू इवैल्यूएट शंकराचार्य। आ, बहुत ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि रामानुज, जो शंकराचार्य के 150-200 साल बाद आए, वो काफी, उनको शिकायत थी आदि शंकर से, रामानुज को। नो, रामानुज क्रिटिसाइज्ड हिम एज हिडन बुद्ध, हिडन बौद्ध, प्रछन्न बौद्ध, बिकॉज शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म से लोहा लेने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म की ही बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर ली।
तो Correct, टिपिकल हिंदू थे। हिंदू जो है वो दुश्मन से अडॉप्ट करके दुश्मन को चैलेंज करता है, दुश्मन से सीख करके ही दुश्मन को चैलेंज करता है। और जब जितना अपने अडॉप्ट कर लेता है उसको अच्छा कहता है, और वही चीज दुश्मन में होती है तो उसको बुरा कहता है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, शंकराचार्य is seen in somewhat positive light because he came up with the Bhakti Marg too, and he came up with elements of Buddhism. But he is seen as a reactionary because his effort was to um, uh, uh, safeguard classical Brahminical Hinduism against Tantrism, against yogis, against the plebeian mass forms of religiosity, which was very much different and against, that classical Brahminical order. So he was conservative in that sense. But in order to win the fight, even Shankaracharya had to find a way to go to the masses. And Bhakti Marg was the road through which he can take his ideas to the masses. So there are very partial views about Shankaracharya. जो लोग भक्ति मार्ग पसंद करेंगे वो शंकराचार्य में रिफॉर्मिज्म देखेंगे, जो उनका ब्राह्मणिकल ऑर्डर पसंद करेंगे वो या नहीं पसंद करेंगे वो उसमें कंजर्वेटिज्म देखेंगे, वगैरह वगैरह. बट शंकराचार्य वाज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड he was a genius. He was a social visionary. You can consider him a conservative or a reactionary, but he was very smart. He was much smarter than many of the others who came later. Many of his disciples. So he was वो एक ऐसे सवाल से जूझ रहे थे जो पूरी भारतीय सभ्यता का सवाल था, ऐसे पीरियड में जब भारत बिखरा हुआ था और नीचे बहुत सारे ऐसे धार्मिक आंदोलन चल रहे थे जो और बिखराव पैदा कर रहे थे और अंधविश्वास और बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रैक्टिसेस पैदा कर रहे थे. ऐसे सोसाइटी में एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा करना, एटलीस्ट राहुल ने यह साबित कर दिया है कि शंकराचार्य भी ने भी यात्रा की होगी. तो यात्रा की जा सकती है, वहां से वहां तक हो सकता है उन्होंने की हो. और नॉर्थ में आके बद्रीनाथ की स्थापना करना वगैरह वगैरह, in that time, in 9th century, that was a remarkable feat to do, and he had a very large impact. Indian society cannot be understood without whatever he tried to do. वो सांख्य से भी लड़ रहे थे, मीमांसा से लड़ रहे थे, बुद्धिज्म से लड़ रहे थे, और अलग अलग जो रिलीजियस सेक्ट्स थे विद इन हिंदुइज्म, सनातनी में, वो सारे आचार्य से लड़ रहे एक ही टाइम. काफी चैलेंजिंग लाइफ तो था. लेकिन वो एज को लेकर जो 32 इयर्स वाला जो कहानी है शंकर विजय, जो कंची पीठन से ये कहानी फैल गया, एक्चुअली शंकर की खुद की रचना उनसे पता चलता है कि वो 85 इयर्स था. 85 जब वो कुछ वयम पंचाशीतम करके एक इसमें स्टैंजा आता है, इसमें वो already by that time he was writing, he was already 85 years old. Definitely he has lived a long life. Otherwise it's impossible to achieve whatever he has done. एक चीज थोड़ा आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, वो मैं मेंशन कर दूं. जैसे बहुत सारी बहसों का साइडवेज इफेक्ट होता है, हम लोग जो लेफ्ट से आते हैं, स्पेशली हिंदी एरिया में लेफ्ट से आते हैं, इन सारी बहसों को और इतिहास के इन प्रसंगों को ऐसा मत समझिएगा कि ये हमारे पॉलिटिक्स से कोई दूर की चीज है. ये एग्जैक्ट हमारा पॉलिटिकल मसला है और पॉलिटिकल एटीट्यूड तय करता है. और उसके ढेरों एग्जाम्पल मिलते हैं. ये सारे एक्सरसाइजेज ऐसे हैं जिससे हम सभी लोगों का दिमाग खुलेगा, हम सभी लोगों का सेक्टेरियनिज्म और जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचना वो खत्म होगा. जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, बाद में फ्यू इयर्स डाउन द लाइन हम सारी चीजों को समाहित करके ये देखेंगे कि मार्क्सिज्म का जो रूप हमारे दिमाग में बैठा हुआ है उसका क्या हुआ.
हम ये तो नहीं कहेंगे कि मार्क्सिज्म का क्या हुआ, हम तो ये मानते हैं कि मार्क्सिज्म की है, सेंट्रल पॉइंट है, मैं वही मेथड देता है, और ये सारा काम हम लोग मार्क्सिज्म के अंतर्गत कर रहे हैं। लेकिन जो डॉगमा बैठा हुआ है ना, और जो एक एक पॉपुलिस्ट एटीट्यूड बैठा हुआ है, जल्दी रिजेक्ट कर देना कि अरे अब कहाँ से कहाँ चलते जा रहे हैं आप लोग, हिंदुत्व से पार्टीशन पे पहुंचे, पार्टीशन से हिस्ट्री पर पहुंचे, हिस्ट्री से भक्ति पर पहुंचे, अब कहाँ कहाँ ले जाएंगे आपको, ये सारा जानना जरूरी है हमको आज के की राजनीति को समझने के लिए। तो एक जल्दबाजी में ये कहा जाता है कि ये तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको हर हफ्ते हर महीने स्टडी सर्कल चलाना है, और आपको टॉपिक चाहिए, तो आप टॉपिक ढूंढते ढूंढते जो है वो पहुंच गए भक्ति आंदोलन पर। तो ये जल्दबाजी है, ऐसी जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये हम लोग बहुत कॉन्क्रीट पॉलिटिकल सवाल से जूझ रहे हैं, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम पेशेंटली अपने ही धरती, अपने ही समाज, अपने ही समय के बारे में सीखना शुरू करेंगे। नहीं तो हर कोई सब कुछ जानता है, और मार्क्सिस्टों की तो पूछिए मत, उसमें तो बच्चा भी सब कुछ जानता है, उसमें तो हर कोई हर कुछ जानता है, वो फैसले सुनाना जानता है और आलोचना करना जानता है। तो हम लोग जो ये चला रहे हैं अपने अंदर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो भविष्य के नए ढंग के मार्क्सिज्म का, मार्क्सिज्म नहीं, नए ढंग के लेफ्ट का, नए ढंग के लेफ्ट का बीज बनेगा, और उसी तरह से हम लोग काफी वाइडर सर्कल को में ये चीजें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी डायलॉग के थ्रू, उसमें तरह तरह के लोगों को बुला करके जो मार्क्सिस्ट ढांचे में बिल्कुल फिट नहीं बैठते, वैसे उसके जरिए भी तरह तरह के बहसों को उठा करके हमारे बीच के लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हम हाय तौबा नहीं मचा रहे हैं, और हम उनको एक्सपेल नहीं कर रहे हैं। हम एक्सपेल तो किसी को भी क्या करेंगे, किस चीज से एक्सपेल करेंगे, लेकिन एक्सपेल करने के लिए कोई बाउंड्री होना चाहिए ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी होनी चाहिए ना। लेकिन अगर ऐसा होता भी तब भी हम एक्सपेल नहीं करते। हमने हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो हमने रवीश कुमार का प्रोग्राम देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे लोगों को बिना किसी कमेंट के वो उसका लिंक फॉरवर्ड कर दिया, कि रवीश कुमार ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, कांग्रेसियों से ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इम्पोर्टेंस कांग्रेस मैनिफेस्टो को। इन कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए बहुत पुराने कॉमरेड से। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो, ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन उनका ध्वनि यही थी कि कहाँ जा रहे हो। और उन्होंने बताया, छिद्रान्वेषण किया कि मैनिफेस्टो में क्या क्या नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, आफ्सपा AFPSA नहीं है, वगैरह वगैरह, CAA नहीं है, तो और हमको बताया, हमारा ज्ञान वर्धन किया कि कांग्रेस पार्टी रूलिंग क्लास की पार्टी है, बुर्जुआ पार्टी है, वगैरह वगैरह। वो सब हमने बहुत इज्जत से एक्सेप्ट किया कि कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी है और वर्किंग क्लास की पार्टी कभी नहीं बनेगी। लेकिन फासिज्म को हराने के लिए, चूंकि हम हरा नहीं सकते, लेफ्ट हरा नहीं सकता, वो हराएगी, बस इतना ही हमारा रिश्ता है। इसी के लिए हमने सोचा कि मैनिफेस्टो भी एक प्रचार माध्यम बनना चाहिए, क्यों जो है वो फासिज्म को हराया जाना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, क्या क्या कहता है, कितना जल्दी फैसले लेता है, कितना जल्दी कहता है कि ये होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए, ये हम हैं और वो दुश्मन है, वगैरह वगैरह। इन सारी चीजों की इतनी रिजिडिटी हमारे दिमाग में बैठ गई है कि उस पर झगड़ने की बजाय अगर हम इतिहास और भक्ति आंदोलन और सामाजिक बुनावट और लिटरेचर और कल्चर और साइंस क्यों नहीं आया, इन बातों पे चर्चा करें, और कोई इसको एकदम खांटी मार्क्सिस्ट जवाब दे दे कि क्लास स्ट्रगल ठीक से नहीं किया गया, इसीलिए हिंदुस्तान में मॉडर्न नहीं आया साइंस, और कॉलोनियलिज्म जो है उसने और आके रोक दिया, मॉडर्निटी लाने की बजाय और हमको पीछे ढकेल दिया। कोई ये मार्क्सिस्ट ढंग से आर्गू करे तो करे आर्गू, उस पर बहस होगी ना। लेकिन ये सारे ज्वलंत प्रश्न हैं हमारे समाज के और हमारी राजनीति के, और ये सारा कुछ हम लोग इस स्टडी सर्कल, इस डेमोक्रेसी डायलॉग, इन चीजों के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऐसे दूसरों के एग्जाम्पल भी ढूंढते रहते हैं, दूसरे बड़े कोई दूसरे मिल जाए तो हम ज्वाइन कर लें उनको, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता है इस नहीं
कोई ज्वाइन करने के लिए नहीं मिलता है, इस वजह से ये बहस को हमको लेके ही जाना पड़ेगा, ये रथ को हम ही खींचना पड़ेगा और थोड़ी समय तक। तो जो भी हम कर रहे हैं ये बहस का बहुत लंबा जाने वाला है, करना भी है, और भी एस्पेक्ट्स है इसका। जैसा रवि ने बताया नॉर्थ इंडियन भक्ति मूवमेंट को लेकर कितने स्ट्रीम्स है, वो कितना अलग अलग भी है एक्चुअली, और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए भी वो कैसा डिस्टिंक्ट है, ये वो एक ब्रॉड आउटलाइन हमको मिला। और इसको लेके जो भी बहस हुआ प्रेजेंटेशन के बाद, ये बहस को आगे ले जाने के लिए शायद हम नेक्स्ट सेशन भी इसके ऊपर करना पड़ेगा। रवि को नेक्स्ट सेशन भी लीड करने के लिए अपील करते हुए शायद हम आज के सेशन को खत्म करने की ओर